13वीं की दावत। भौजी कैसे हैं भैया? तुम्हारे भैया की हालत में क्या परिवर्तन होना है। सावन सूखे न भादव हरे, जब तक जिएंगे बिस्तर पे ही रहेंगे। खर्चा पानी? लचीराम ने पूछा। तुम घड़ी घड़ी क्यों पूछते हो? जब घर का कमाऊ आदमी लाइलाज बीमारी के कारण बिस्तर पे पड़ जाता है, तब उस घर में फाके होते ही हैं। ऊपर से जवान बेटियों की चिंता अलग। तुम चिंता मत करो भौजी, ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उल्टे तुम्हारे भैया की दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं। झूठ ही सही, पर मन को तसल्ली तो थी कि इलाज चल रहा है, शायद कभी ठीक हो जाएं। कहते हुए पार्वती ने पल्लू से आंखें पोंछे। धैर्य रखो भौजी, मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? पार्वती ने कौतूहल से लच्छीराम की ओर देखा। ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हैं जो बुरी लगे? बुरा क्यों मानूंगी भैया, जो भी कहोगे हित में ही कहोगे। डर लगता है कहीं बुरा न मान जाओ। यदि अच्छी न लगे तो मेरी बात यहीं ख़त्म कर देना, मन में न रखना। कुछ कहोगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? विश्वासपूर्वक कहती हूँ कि तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। भौजी, तुम 13वीं पर किसी के घर दावत खाने जा सकती हो। बड़े आदमी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, मेरे परिचित हैं। किसी सुहागिन ब्राह्मण की व्यवस्था करने के लिए मुझसे कहा गया है। अचानक तुम्हारा ध्यान आ गया। अच्छा भला सामान मिलेगा, कुछ तो सहारा लगेगा। यह क्या कह दिया भैया? मैं किसी की 13वीं जीमने जाऊं और दान दक्षिणा लूं? मुझसे यह सब नहीं होगा। फिर कोई जान पहचान वाला मिल गया तो? आप नहीं जाओगे तो कोई और चली जाएगी। पहली बार जाने में संकोच होगा, वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं मिलेगा। यदि कोई मिल भी जाए तो क्या कोई जान पहचान वाले तुम्हारे पेट को रोटी देने आते हैं? कोई तुम्हारी खैर खबर लेता है? सयानी होती 3 बेटियां हैं, उन्हें घर में अकेली छोड़कर तुम भी तो कुछ नहीं कर सकती। एक बेटा भी होता तो सोच लेते। यह तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, पर मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। संकोच को छोड़ो भौजी, वहाँ तुम किसी की तरफ मत देखना, माथे तक घूंघट कर लेना। वे अपने रीति रिवाज अपनी तरह से करते रहें, बस तुम चुपचाप देखती रहना, लच्छीराम ने समझाया। तुम तो वहीं रहोगे ना? पार्वती ने हिम्मत की। मेरे रहने न रहने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम रहोगे तो थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। पार्वती ने किसी मासूम बच्चे की तरह लच्छीराम का दामन थामना चाहा। भाभी, रहूँगा तो वहीं, पर इतना बड़ा ब्रह्मभोज है, पता नहीं लाला जी कौन सा काम सौंप दे। हाँ, यह तो तुम ठीक कहते हो, पर घर तक तो तुम छोड़ोगे ना? इन लड़कियों से क्या कहूँगी, कल कहाँ जाऊँगी? पार्वती ने फिर सवाल उछाला। क्या हो गया है भौजी, इतना डर क्यों रही हो? क्या कभी कहीं दावत खाने नहीं गई? कुछ भी कह देना बच्चों से। घंटे भर की तो बात है, सोचना किसी संबंधी के यहाँ जा रहे हैं। बस जरा कपड़े ढंग के पहन लेना, समय पर लेने आ जाऊँगा। तो बात पक्की समझूँ? अब तुमने भैया न की गुंजाइश कहाँ छोड़ी है। अगले दिन तक पार्वती संकोच और आशंका से घिरी रही। किसी भी काम में मन नहीं लगा, नींद भी ठीक से नहीं आई। बार बार मन हुआ कि मना कर दे। मृतिका की जगह उसे बिठाकर पाठ पूजा करेंगे और कुछ सामान देकर हमेशा के लिए विदा कर देंगे। क्या वहाँ से मिले सामान को संभाल पाऊंगी? क्या वह सामान उसे मृतिका की याद नहीं दिलाएगा? लेकिन मृतिका को तो उसने कभी देखा ही नहीं है। फिर मन में तर्क उठा कि उसके ना जाने से उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, वह किसी और को बुला लेंगे। निश्चित समय पर आकर लच्छीराम पार्वती को अपने साथ ले गया। इतनी बड़ी कोठी, कोठी के बाहर चमचमाती गाड़ियों की लाइन और
गाड़ियों से उतरते बड़े बड़े लोगों को देखकर पार्वती का संकोच और भी बढ़ गया। लच्छीराम ने समय की नज़ाकत को समझा और पार्वती के कान में फुसफुसाया, इधर उधर मत देखो भौजी, वरना जी घबराता रहेगा। तभी लच्छीराम की नज़र लाला जी पर पड़ी। लच्छीराम ने हाथ जोड़कर कहा, पंडिताइन जी आ गई। लाला जी ने अपने पास खड़े पुत्र को इशारा किया। वह सम्मान पार्वती को अंदर तक ले गया। अंदर अर्ष्टिक का हवन अभी अभी संपन्न हुआ था और ब्राह्मण भोज की व्यवस्था चल रही थी। बहुओं ने पार्वती को चौकी पर बिठा दिया। ब्राह्मणों के साथ ही पार्वती को नए बर्तनों में खाना परोसा गया, मनुहार करके खिलाया गया। एक बहू झूठी थाली उठाकर ले गई। बर्तन धोकर प्लास्टिक की थैली में डाल दिए गए। ब्राह्मण भोजन कर चुके तो पार्वती को लोहे के नए फोल्डिंग पलंग पर बिठाया गया। पलंग पर बिस्तर लगाया था। रजाई, गद्दा, चादर, 2 तकिया, कंबल, दरी, तौलियाँ, प्लास्टिक की बाल्टी, जग, साबुन, तेल, शैम्पू, चटाई, एक डिब्बे में 5 कपड़ों सहित साड़ी और गार्डिगन तथा ढेरों सामान रखा था। लाला जी की दोनों बहुओं ने मिलकर पार्वती को साड़ी, बिछुए और पायल पहनाई। पैरों में महावर लगाया, मांग में सिंदूर डाला, हाथों में मेहंदी रचाई, माथे पर बिंदी, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई, कलाइयों में नई चूड़ियां पहनाई। मेकअप बॉक्स में साड़ी, पिन, क्रीम, पाउडर, कंघा, शीशा, प्लास्टिक आदि रखे थे। सिर पर ऊनी शाल ओढ़ाया। उसे पलंग पर बिछाकर बहू बेटे पलंग को उठाकर 5 कदम चले। बड़े बेटे ने गले में सोने की चैन पहनाई। छोटे बेटे ने एक लिफाफे में रुपया रख कर दिए। फिर परिवार की जितनी भी बहुएं थीं सभी ने 21-21 रुपये पार्वती के गोद में रखकर उसके पैर छुए। पार्वती सब चुपचाप देखती रही। 10-10 किलो आटा, दाल, चावल, घी, तेल, चीनी और 11 परोसे एक कटोरी में रख सारे सामान के साथ पार्वती को एक रिक्शा में बैठा कर विदा कर दिया गया। रिक्शे के पैसे भी लाला जी के नौकर ने दे दिए। रिक्शा जब पार्वती के घर के दरवाजे पर रुका तब पार्वती की तंद्रा भंग हुई। उसने झट हाथ में पकड़ा रुपयों का लिफाफा और गले में पहने सोने की चैन ब्लाउज में डाल ली। फिर दरवाज़ा खटखटाया। बड़की ने दरवाज़ा खोला और माँ को इतने सामान के साथ देखकर चिल्ला पड़ी। कहा गई थी माँ, बाद में बताऊंगी, पहले सामान अंदर रख। कहाँ संकोच बस जिस सामान की ओर नज़र नहीं उठ रही थी, पार्वती अब उस सामान को एक एक कर उठा कर देखने लगी। सोचा इतने दिन निकल गए, घर में गरम कपड़े मैसर नहीं हुए, रजाई गद्दे भी नाम मात्र के बचे थे। चलो सर्दी आराम से कट जाएगी। अम्मा शॉल तो मैं लूँगी। बड़ी ने माँ के कंधे से शॉल उतारी। और यह गार्डिगन, मैं मझली डिब्बे से गार्डिगन निकालती चहकती। अम्मा तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है, लगता है आज ढेरों दहेज के साथ ससुराल आई हो। पता तो चले कहाँ से हाथ मारा है, क्या कोई लॉटरी निकली है? ओहो, यह पायल, यह बिछुआ, आज कहाँ हाथ मारा है? ये नेल पॉलिश आखिर कहाँ गई थी अम्मा? बड़ी ने पार्वती पर आश्चर्य से नज़र डालते हुए पूछा। खाट पर पड़ा पॉलिश का मारा पार्वती पति भी गंगा गंग की आवाज़ निकालने लगा। तुम तो चुपचाप लेटे रहो, सांस लेने दो, अभी सब बताती हूँ, अपने पति से कहती हुई पार्वती पुकारा। मझली बड़की, पहले सारा सामान अंदर रखो, कोई देख लेगा। अब पार्वती को चिंता सताने लगी। दहेज ही तो है सब, यह सब लड़की के विवाह में दे दूंगी। लड़के वाले कब से कह रहे हैं, पैसा पास ना होने से अभी तक टालती आ रही हूँ। उसने दरवाज़ा बंद कर ब्लाउज से रुपयों का लिफाफा निकाला। पूरे 2500 रुपये और सोने की जंजीर को हथेली पर रख कर अंदाज किया तो 2 तोले की तो होगी ही।
ख्याल आ गया गले में काला धागा बांधने के अलावा कभी कोई गहना पहना ही नहीं। अब क्या पहनूंगी, बड़की को ही दे दूंगी। एक एक चीज़ उतार उतार कर अटैची में संभाल कर रखती जाती। अभी तो पैर छूने पर मिले रुपए गिनने हैं, पूरे 500 हैं, यानी कुल मिलाकर पूरे 3000। मन में डर सा लगा। लच्छीराम को सोने की जंजीर और 2500 रुपये के बारे में नहीं बताऊंगी, कहीं मांग ही ना ले, केवल 500 ही दिखाऊंगी। उसे कुछ ही पल में मिले सामान से मोह हो आया, कहीं कोई उसकी निधि ना छीन ले। सोचा लच्छीराम को सामान दिखाकर संभाल कर रख लेगी। जाते समय कितना संकोच हो रहा था। एक साथ इतना सामान उसने अपने जीवन में तब भी नहीं देखा था जब बड़की का बापू नौकरी करता था। यदि ऐसे ही न्योते मिलते रहे तो तीनों बेटियों के हाथ आराम से पीले कर देगी। इधर बड़की को कहाँ चैन था। पार्वती को फिर से झिंझोरा, बताओ ना माँ, कहाँ गई थी? एक जगह 13वीं में खाना खाने गई थी। 13वीं में खाना खाने में इतना सामान मिलता है? फिर तो माँ तुम रोज़ 13वीं में जाना। हाय कितनी गरम गरम कचौरियाँ हैं, लड्डू और यह सब्जी, यह रायता। बड़की फटी फटी आंखों से देख सोचने लगी कि कितना समय हो गया, कभी ढंग का खाना तो क्या पेट भर खाना भी नहीं मिला। तीनों लड़कियां जल्दी जल्दी चटखारे लेकर खाने लगी। पार्वती तृप्त के भाव से उन्हें देखने लगी, आंखें टपकाने लगी। कई महीनों का राशन पानी घर आ गया था, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। बड़की के बापू की भी थोड़ी दवा करा लेगी। मन में सोचा, सौदा बुरा नहीं है। शाम को लच्छीराम आया। कैसा रहा भौजी? अब तो कोई संकोच नहीं है ना? नहीं भैया, तुमने तो जीने की राह बता दी, कहकर पार्वती उससे सामान देख लेने का आग्रह करने लगी। भौजी सामान क्या देखूं, मुझे मालूम है क्या क्या मिला है। इस बार सब सामान तुम ही रखो, पहली बार मिला है, आगे से 25% मेरा होगा। बोलो मंजूर है? लच्छीराम हंसा। चाचा तुमने तो हम सब की दावत करा दी, आपकी लंबी उम्र हो और सबको आप जैसे चाचा मिले। बस बस क्यों इतना मक्खन लगा रही है? बल्कि मैं तो हमेशा तुम लोगों के लिए ही सोचता हूँ, अपने ही अपनों के काम आते हैं। कहते हुए लच्छीराम ने बड़की के सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी बात क्या टाल सकती हूँ भैया, ठीक ही कहा था तुमने कि ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। हम तो तुम्हारे कारण ही जी जाएंगे, फिर भी कुछ तो ले जाओ भैया। पार्वती ने जिद कर थोड़ा सा खाना बांध दिया। लच्छीराम ने एक कचौरी उठाई, मुंह से काटी और दांत से चबाते हुए पार्वती की ओर देखने लगा। तो पार्वती बोली, ऐसे क्या देख रहे हो भैया? आज तो खूब जच रही हो भौजी, मन करता है देखता ही रहूं। अब भैया तो तुम्हारी तारीफ करने लायक रहे नहीं, मुझे ही करने दो। सदा सुहागन रहो भौजी। लच्छीराम ने दांत निपोड़ दिए। उसके अंदर का भेड़िया करवट लेने लगा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी?